गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न यूनिट 6 में हम देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग। यूनिट 6 में हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग में। फर्स्ट हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग है क्या, उसकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद देखेंगे शेड्यूलर। 2 टाइप्स के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। फिर उसके बाद देखेंगे शेड्यूलिंग इन डिटेल। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग पॉलिसीज़। 2 तरह की पॉलिसीज़ होती है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। और लास्ट में देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स, जिसके अंदर टोटल 8 एल्गोरिदम्स है, वो हम डिटेल में देखेंगे। नाउ इन इंट्रोडक्शन, स्टार्वेशन इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्करेंसी। हमने लास्ट यूनिट में देखा कि स्टार्वेशन की प्रॉब्लम होती है, क्रिएट होती है मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में क्या होता है, प्रोसेसेस कंप्यूट फॉर द यूनिप्रोसेसर। यूनिप्रोसेसर के लिए प्रोसेसेस कंप्यूट करती है। हाउ डज द ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट दिस प्रोसेसेस इन टर्न विथ मिनिमल स्टार्वेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना होता है कि वो कैसे प्रोसेसेस को मिनिमम स्टार्वेशन में लाए, कम से कम स्टार्वेशन की कंडीशन क्रिएट हो, स्टार्वेशन की सिचुएशन क्रिएट हो कम से कम लो लेवल पे मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में। Kernel is one of the part of the operating system that carries out several activities and operation, among which process management is one. कर्नल के पास, कर्नल इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है और उसके पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है कैरी आउट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। उसमें से एक है प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड दैट प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कर्नल टू मैनेज। The process management task includes हैंडलिंग प्रोसेस। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोसेस का क्रिएशन को वह हैंडल करता है, टर्मिनेशन, प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसको कैसे टर्मिनेट करना वह हैंडल करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस सिस्टम में रन हो रही है तो वो प्रोसेसेस के बीच में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, उसको हैंडल करता है, शेड्यूल करता है डिफरेंट प्रोसेसेस को वो शेड्यूल करता है, स्विचेस करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, देन डिस्पैचिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। हर एक प्रोसेस का एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, उसको मैनेज करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में ये सारे टास्क इंक्लूड होते हैं। शेड्यूलिंग इज़ अ means through which fair distribution of execution time is granted to processes। अब शेड्यूलिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एट ए टाइम रन हो रही होती है, एग्जीक्यूशन हो रही होती है और कुछ प्रोसेसेस सीपीयू का वेट कर रही होती है। तो यहाँ पर शेड्यूलिंग में जो एग्जीक्यूशन टाइम है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है प्रोसेसेस के बीच में, इक्वल टाइम दिया जाता है हर एक प्रोसेस को। ऐसा ना हो कि कुछ प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू अलोकेट किया और कुछ प्रोसेस वेट ही कर रही है सीपीयू के लिए फॉर द एग्जीक्यूशन। सो दैट शुड नॉट हैपन। तो शेड्यूलिंग से क्या किया जाता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को इक्वली सीपीयू अलोकेट किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन। Multi-programming aim to have some process running at all the time and maximize CPU utilization by switching the CPU among processes so frequently that the user can interact with each program while it is running। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग का एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस हर वक्त रनिंग मोड में होती है, हर वक्त उसका एग्जीक्यूशन चालू होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का एम ही यही होता है कि कुछ प्रोसेस, सम ऑफ द प्रोसेस शुड रन ऑल द टाइम एंड मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ द सीपीयू। सबसे ज़्यादा जितना हो सके इतना ज़्यादा सीपीयू का यूटिलाइजेशन किया जाए बाय स्विचिंग वन प्रोसेस टू अनदर। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को सीपीयू अलोकेट किया जाए, सीपीयू को फ्री नहीं रहने देना है, मैक्सिमम सीपीयू का यूटिलाइजेशन करना है अमॉन्ग द प्रोसेसेस। एंड यूज़र कैन इंटरेक्ट, इससे क्या होगा, यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ ईच प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग। जब प्रोसेस रन हो रही होती है तब यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ द ईच प्रोग्राम।
वाइल इट इज़ रनिंग। सो मल्टी प्रोग्रामिंग का एम ये है कि सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ किया जाए, प्रोसेसेस के बीच में उसको स्विचिंग करके सीपीयू का यूटिलाइजेशन किया जाए और डिफरेंट प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जाए एंड यूज़र कैन इंटरेक्ट विद द ईच प्रोग्राम। टू मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव है, दो मेन गोल बोल सकते हैं कि टू कीप द सीपीयू बिजी एट ऑल टाइम। जैसे हमने आगे के पॉइंट में देखा कि सीपीयू का हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, सीपीयू को फ्री नहीं रहने देना है। एक प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया तो फ़ौरन सीपीयू को दूसरे प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है और सीपीयू ऐसे प्रोसेसेस के बीच में सीपीयू का डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग किया जाता है सीपीयू को टू डिलीवर अ एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स टाइम फॉर ऑल द प्रोग्राम, पर्टिकुलरली फॉर अ इंटरैक्टिव वन। अब यहाँ पर यूज़र को जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोसेस के लिए यूज़र ने रिक्वेस्ट की तो वो जो रिक्वेस्ट हुई वो एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड में उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करनी चाहिए। मीन्स द रिस्पॉन्स टाइम शुड बी एक्सेप्टेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र ने कोई प्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट की और आप वो प्रोसेस का रिस्पॉन्स आवर्स एंड आवर्स के बाद हो। दैट शुड नॉट हैपन इन अ इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट। इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में प्रोग्राम्स का रिस्पॉन्स टाइम एक्सेप्टेबल होना चाहिए, शॉर्ट रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, यूज़र को शॉर्टली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। The process scheduler must meet this objective by implementing suitable policy for swapping a process in or out of the CPU। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूलर क्या करेगा, ये दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो सूटेबल पॉलिसीज़ को यूज़ करेगा और वो पॉलिसीज़ में क्या होगा कि डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में स्वैपिंग होगा। एक प्रोसेस का टास्क कंप्लीट हो गया तो सीपीयू उसके पास से रिलीज़ करके दूसरी प्रोसेस को इमीडिएटली सीपीयू अलोकेट किया जाएगा। इस तरह प्रोसेसेस का स्विचिंग होगा, सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ होगा। The idea behind multi-programming is to execute a process until it changes its state to waiting, typically for the completion of some IO request, and use this time productively rather than making the CPU idle until the process comes back its ready state again। अब यहाँ पर ये समझाया गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास आई, उसको सीपीयू अलोकेट किया गया। अब वो प्रोसेस को आईओ रिक्वेस्ट इन बिटवीन आती है तो सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस क्या करेगी, जो एग्जीक्यूशन स्टेट में थी वहाँ से वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। आईओ जो रिसोर्स है उसकी वेट करेगी। सो सीपीयू यहाँ पर फ्री हो गया, आइडल हो गया। तो यहाँ पर सीपीयू को दूसरी प्रोसेस जो रेडी क्यू में है उसको अलोकेट किया जाता है इमीडिएटली। वो सीपीयू वेट नहीं करेगा कि प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट कंप्लीट कर आए फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाए, ऐसा नहीं होगा। सीपीयू इमीडिएटली दूसरी प्रोसेस जो रेडी क्यू में है उसको अलोकेट किया जाएगा और जो प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट के लिए गई है वो आईओ रिक्वेस्ट फुलफ़िल कर फिर से रेडी क्यू में आएगी और फिर से उसको सीपीयू शेड्यूल किया जाएगा। To accomplish this, several processes are kept in memory at one time, and when one process has to wait, the operating system takes the CPU away from that process and grant to another process. This pattern continues। अब यहाँ पर कैसा होगा कि सीपीयू को आइडल स्टेट में रहने नहीं देना है। सो सेवरल प्रोसेसेस को मेमोरी में रखा जाता है एट वन टाइम, और जब भी कोई प्रोसेस को वेट करना होता है, वन प्रोसेस हैज़ टू वेट, तो क्या करेगा, सीपीयू टेक्स द सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू को वो प्रोसेस के पास से ले लेगा और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू ग्रांट कर देगा। सो यहाँ पर सीपीयू का आइडल टाइम होगा वो मिनिमाइज होगा, सीपीयू का मैक्सिमम यूज़ होगा, सीपीयू को फ्री रहने नहीं देगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
However, there is a frequent chance for more than one process to be in a ready state at the same time, which forces them to compete for the CPU. अब यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी क्यू में है और वो एक साथ CPU की डिमांड कर रही है. सो यहाँ पर एक काइंड ऑफ कंपटीशन क्रिएट होगी फॉर बोथ द प्रोसेसेस कि उसको प्रोसेस 1 को भी CPU चाहिए, प्रोसेस 2 को भी CPU चाहिए. सो एट दैट टाइम यहाँ पर क्या करेगा सिस्टम शुड देन मेक अ वाइज चॉइस एज टू विच प्रोसेस टू रन नेक्स्ट. अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो दो प्रोसेसेस में से और इट मे बी मोर देन टू, वो दो प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस को CPU अलोकेट किया जाए, कौन सी प्रोसेस को CPU ग्रांट किया जाए. विच इज अब हम देखेंगे व्हाट इज शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चूजिंग प्रोसेस टू रन इज नोन एज अ शेड्यूलर. शेड्यूलर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, कौन सी प्रोसेस को रन किया जाए. प्रोसेस को चूज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी प्रोसेस को CPU ग्रांट किया जाएगा. द नेक्स्ट स्टेप्स इट फॉलोज द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. शेड्यूलर क्या करता है? डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉलो करता है. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है कि कौन सी प्रोसेस को कब कैसे CPU ग्रांट करना है. द टास्क ऑफ द शेड्यूलर इज़ टू डिसाइड ऑन अ पॉलिसी अबाउट विच प्रोसेस टू बी डिस्पैच्ड, सिलेक्ट द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग algorithm chosen and load the process state and dispatch the process for the execution. टास्क ऑफ द शेड्यूलर क्या है? शेड्यूलर का काम क्या है कि वो डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के हेल्प से पर्टिकुलर एल्गोरिदम को फॉलो करके प्रोसेसेस को चूज़ करता है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सेवरल प्रोसेसेस में से कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ किया जाए, कौन सी प्रोसेस को CPU ग्रांट किया जाए, कौन सी प्रोसेस को रनिंग मोड में डाला जाए. शेड्यूलिंग इज़ अ मीन बाय विच प्रोसेस माइग्रेशन बिटवीन 3 different queues maintained by the multi-programming system can be achieved. अब शेड्यूलिंग में क्या होगा? प्रोसेस के डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, उनके बीच में माइग्रेशन होगा. मल्टी प्रोग्रामिंग में प्रोसेसेस जो होती है, सेवरल प्रोसेसेस होती है और हर एक प्रोसेस का डिफरेंट स्टेट्स होता है. प्रोसेस मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और ये सारे स्टेट शेड्यूलिंग में मेंटेन किए जाते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर आर 3 different क्यूज़ ऑफ प्रोसेसेस. जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम में होगी तो वो ये तीनों में से कोई एक क्यू में होगी. फर्स्ट इज़ जॉब क्यू, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस फाउंड इन द सिस्टम. जितनी भी प्रोसेसेस सिस्टम में है वो सारी प्रोसेसेस जॉब क्यू में पहले आके खड़ी रहेगी, जॉब क्यू में होगी. रेडी क्यू, फिर उसके बाद जॉब क्यू में से प्रोसेस कहाँ पर जाएगी? रेडी क्यू में. रेडी क्यू में प्रोसेस होगी तब वो कहाँ पर होगी? मेन मेमोरी में लोड हो चुकी होगी वो प्रोसेस. फ्रॉम हार्ड डिस्क में से मेन मेमोरी में वो प्रोसेस लोड हो चुकी होगी और रेडी होगी और एग्जीक्यूट होने के लिए वेट कर रही होगी. CPU को CPU उसको ग्रांट हो वो टाइम का वो वेट कर रही होगी कि उसको CPU ग्रांट होगा और वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. फिर प्रोसेस रेडी क्यू से कहाँ पर जाएगी? जब भी उसको CPU ग्रांट होगा तो उसका एग्जीक्यूशन होगा. अब इट में पॉसिबल कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसको बीच में IO रिक्वेस्ट आए तो वो फिर से यहाँ से CPU उसको डीएलोकेट हो जाएगा, CPU उससे फ्री किया जाएगा और वो प्रोसेस IO वेटिंग क्यू में जाएगी. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिवाइस क्यू. उसमें क्या होता है? सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर द पर्टिकुलर IO डिवाइस. कोई पर्टिकुलर IO डिवाइस के लिए वो प्रोसेसेस वेट कर रही होती है. जब उसको IO रिसोर्सेज मिल जाएगा, IO टास्क वो कंप्लीट करेगी और IO टास्क कंप्लीट करने के बाद अगेन वो प्रोसेस रेडी क्यू में जाएगी और फिर से अपना जो अधूरा टास्क है, अधूरी जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करने के लिए CPU का वेट करेगी. जब CPU फ्री होगा तब प्रोसेस को CPU अगेन अलोकेट किया जाएगा. अगेन जो भी रिमेनिंग टास्क है प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट होगा और लास्ट में प्रोसेस टर्मिनेट होगी. सो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोसेस 3 क्यू में से हो सकती है. जॉब क्यू में हो सकती है, या तो वो रेडी क्यू में हो सकती है, या तो वो डिवाइस क्यू में हो सकती है.
Now, what is process scheduling? The process scheduling is the activity of process manager that handles the removal of the running processes from the CPU and the selection of another process on the basis of a particular strategy. Process scheduling में क्या होगा, कोई एक particular strategy को follow कर जो भी प्रोसेसेस होगी उसको हैंडल किया जाएगा. जो भी रनिंग प्रोसेसेस होगी उनका टास्क कंप्लीट होने के बाद उनको उनसे CPU डीअलोकेट किया जाता है और जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होती है उसको सिलेक्ट करके उसको CPU ग्रांट किया जाता है. प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. जो भी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बहुत ही एसेंशियल पार्ट है प्रोसेस शेड्यूलिंग. प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो प्रॉपर वे में होना चाहिए, पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी यूज़ करता होना चाहिए. अगर वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज़ करेगा, प्रॉपर वे में काम करेगा तो सेवरल प्रोसेसेस जो है उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होगा. सच ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मोर देन वन प्रोसेसेस टू बी लोडेड इनटू एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट अ टाइम. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो अलाउ करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो लोड हो इनटू एग्जीक्यूटेबल मेमोरी एट द सेम टाइम एंड लोडेड द प्रोसेस शेयर द CPU यूजिंग टाइम मल्टीप्लेक्सिंग. टाइम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके वो CPU को शेयर करती है. एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूटेबल मेमोरी में एट द सेम टाइम ऑफ पीरियड लोड होती है और वो सारी जो प्रोसेसेस है वो CPU को शेयर करती है. Component of the operating system with a responsibility of choosing a process to run is known as a scheduler. जैसे हमने देखा आगे कि वो शेड्यूलर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट है और वो रिस्पॉन्सिबल है. किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास कि सेवरल प्रोसेसेस में से चूज़ करे कि कौन सी प्रोसेस को रन किया जाए और कौन सी प्रोसेस को CPU ग्रांट किया जाए. और उसके लिए शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करता है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के स्टेप्स को फॉलो करता है. Now we will see two kind of scheduler in a system. दो तरह के शेड्यूलर हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है और शॉर्ट टर्म को CPU शेड्यूलर भी बोला जाता है. Now long term scheduler is also known as LTS. It brings the new processes to the ready state. इट कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. यहाँ पर क्या करेगा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होगा वो क्या करेगा, इट ब्रिंग्स द न्यू प्रोसेस टू द रेडी स्टेट. जो नई प्रोसेस सिस्टम में क्रिएट हुई है, जो जॉब क्यू में थी, वो प्रोसेसेस को वो रेडी स्टेट में लाएगा और वो मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है. जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस है रेडी स्टेट में अवेलेबल है at any point of the time, the number of programming degree of multi programming, it means number of process present in a ready state at any point of time. कोई भी पर्टिकुलर टाइम हम ले वो टाइम पर कितनी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में खड़ी है, रेडी क्यू में खड़ी है, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना है, जितनी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में है उसको मैनेज करना है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर मेक अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ बोथ IO एंड CPU बाउंड प्रोसेस. अब यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसका काम परफेक्ट होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए IO और CPU बाउंड प्रोसेस के बीच में. अब दो तरह की प्रोसेसेस होती है, IO एंड CPU बाउंड प्रोसेस. IO बाउंड टास्क आर विच use more than which use much of their time in input output operation. कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनका ज़्यादातर टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में यूज़ होता है. और CPU बाउंड प्रोसेस कौन सी होती है, जो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो ज़्यादातर अपना टाइम CPU के साथ स्पेंड करती है. CPU उसको ज़्यादा टाइम के लिए अलोकेट करना पड़ता है कुछ प्रोसेसेस को. तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो उसको केयरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है दोनों प्रोसेसेस के बीच में. IO बाउंड और CPU बाउंड प्रोसेसेस दोनों के बीच में फेयरली CPU अलोकेशन होना चाहिए. द जॉब शेड्यूलर इंक्रीज एफिशिएंसी बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन द टू. ये दोनों तरह की जो प्रोसेसेस है, IO बाउंड प्रोसेसेस और CPU बाउंड प्रोसेसेस, ये दोनों तरह की प्रोसेसेस के बीच में बैलेंस कौन मेंटेन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर.
Long-term scheduler select the processes from job queue and load the selected processes into memory for the execution and then update the ready queue. Long-term scheduler क्या करेगा, जॉब क्यू में जितनी भी प्रोसेसेस होगी वो सारी प्रोसेसेस को लोड करेगा और सिलेक्ट करेगा, और जो सिलेक्टेड प्रोसेसेस होगी वो प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेन मेमोरी में लाएगा और फिर रेडी क्यू को अपडेट करेगा. दिस शेड्यूलर इज इन्वोक्ड बाय वेरी इनफ्रिक्वेंटली, थस कैन बी स्लोअर when it comes to performance. ये जो शेड्यूलर होता है वो फ्रिक्वेंटली इन्वोक नहीं होता है, सो इट इज़ स्लोअर. जब भी उसका परफॉर्मेंस का काम आता है इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्लोअर. सच टाइप ऑफ शेड्यूलर मे नॉट बी प्रेजेंट इन सम सिस्टम्स लाइक टाइम शेयरिंग वन. अब टाइम शेयरिंग सिस्टम में इस टाइप के शेड्यूलर का काम नहीं है, इस टाइप के शेड्यूलर यूज़ नहीं होते. Now we will see the short term scheduler. Short term scheduler में क्या होगा, it is responsible for selecting one process from ready state for scheduling it on the running state. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होगा वो प्रोसेस को रेडी स्टेट में से एग्जीक्यूशन मोड में ले जाएगा. आगे जो हमने देखा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जॉब को प्रोसेसेस को जॉब क्यू में से रेडी क्यू में लाता है, और शॉर्ट टर्म प्रोसेसर प्रोसेसेस को रेडी क्यू में से एग्जीक्यूशन मोड पे ले जाएगा. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ओनली सेलेक्ट द प्रोसेसेस टू शेड्यूल, इट डज नॉट लोड द प्रोसेस ऑन रनिंग. ये क्या करेगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सिर्फ शेड्यूल करेगा प्रोसेस को, कब कौन सी प्रोसेस को सीपीयू ग्रांट करना है वो सिर्फ शेड्यूल करेगा. इट डज नॉट लोड द प्रोसेस ऑन रनिंग. हियर इज़ व्हेन ऑल द प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड. ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स आर यूज्ड. शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ हो गए. CPU scheduler is responsible for ensuring there is no starvation owing to high burst time processes. यहाँ पर CPU शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल है कि कोई प्रोसेस स्टार्वेशन की सिचुएशन में ना जाए, कोई प्रोसेस की कंडीशन स्टार्वेशन ना हो, कोई प्रोसेस CPU के लिए CPU उसको ग्रांट हो, उसकी वेट उसको ज़्यादा टाइम ना करना पड़े. नाउ शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्पैचर. उसको डिस्पैचर भी बोला जाता है. डिस्पैचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ऑन द CPU. वो डिस्पैचर क्या करेगा कि प्रोसेसेस को लोड करेगा, जो प्रोसेस सिलेक्ट की गई है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा वो प्रोसेस को लोड करेगा CPU को. मीन्स इट मूव्स द प्रोसेस फ्रॉम रेडी टू रनिंग स्टेट. प्रोसेस को रेडी से रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूटिंग स्टेट में ले जाएगा. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ डन बाय डिस्पैचर ओनली. जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है वन प्रोसेस से CPU को डीअलोकेट करके दूसरे प्रोसेस को CPU को ग्रांट करने का जो काम होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, उसको वो काम जो है वो डिस्पैचर करता है. डिस्पैचर डज द फॉलोइंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है, स्विचिंग टू यूज़र मोड. यूज़र मोड पे भी स्विचिंग कर सकता है. एंड जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द न्यूली लोडेड प्रोग्राम. कोई प्रोग्राम न्यूली लोड हुआ है तो वो प्रोग्राम के लोकेशन पर प्रॉपरली जंप कर सकता है डिस्पैचर. Dispatcher invoked very frequently which make it to be extremely fast. जो डिस्पैचर होता है वो वेरी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, बार बार यूज़ होता है, सो इट विल इंक्रीज द स्पीड. एज द CPU इज़ वन ऑफ द primary computer resources, it is scheduling is the central of the operating system design. अब यहाँ पर CPU जो है वो कंप्यूटर के जो भी रिसोर्सेज है, जितने भी रिसोर्सेज है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और इट कैन बी एनी अदर रिसोर्सेज, लेकिन उसमें CPU जो है वो वन ऑफ द मेन कंप्यूटर रिसोर्स है, इम्पॉर्टेंट है वो कंप्यूटर रिसोर्स. सो शेड्यूलिंग जो होगा वो मेन CPU रिसोर्स पे ध्यान देगा. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेन CPU रिसोर्स को हैंडल करेगी. इट्स शेड्यूलिंग इज़ अ सेंट्रल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन. CPU का जो CPU रिसोर्स को मैनेज करना, मेंटेन करना, ग्रांट करना, ये सब जो टास्क है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा कंसिडर करेगी, वो सेंट्रल में होगा.
Now, comparison among the scheduler, long term scheduler, short term scheduler. इट्स अ जॉब शेड्यूलर, जैसा हमने आगे देखा, इट्स मूव्स द प्रोसेस फ्रॉम जॉब क्यू टू रेडी क्यू. और यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, सीपीयू इट्स अ सीपीयू शेड्यूल. वो क्या करता है, प्रोसेसेस को फ्रॉम द रेडी क्यू टू सीपीयू मोड में लाता है, प्रोसेस को रेडी क्यू में से एग्जीक्यूशन मोड पे ले जाता है प्रोसेस को. स्पीड इज़ लेसर देन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. इसकी जो स्पीड है वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर स्पीड इज़ लेसर देन द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर. शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से उसकी स्पीड थोड़ी कम है. स्पीड इज़ फास्टेस्ट among other two. It controls the degree of multi-programming. मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को कंट्रोल करता है. इट प्रोवाइड लेसर कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग डिग्री जो है वो इतनी कंट्रोल नहीं करता कंपेयर टू लॉन्ग टर्म शेड्यूलर. इट इज़ ऑलमोस्ट एब्सेंट ऑफ मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग सिस्टम में ये शेड्यूलर यूज़ नहीं होता जनरली, एंड इट इज़ ऑल्सो मिनिमल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम. टाइम शेयरिंग सिस्टम में भी ये यूज़ हो सकता है. इट सिलेक्ट्स द प्रोसेसेस फ्रॉम पूल एंड लोड दैम इनटू मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन. ये क्या करेगा, प्रोसेसेस को जॉब क्यू में से लेकर लोड्स इनटू द मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, मेन मेमोरी में लाएगा एग्जीक्यूशन के लिए. इट सिलेक्ट दोज प्रोसेसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट. रेडी क्यू में जो भी प्रोसेसेस होगी उसमें से प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा और एग्जीक्यूशन के लिए लाएगा. नाउ व्हाट इज शेड्यूलिंग. शेड्यूलिंग इज़ अ फंडामेंटल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन. जैसे हमने देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंडामेंटल टास्क है, फंडामेंटल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेड्यूलिंग. ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेड्यूल्ड बिफोर यूज. जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज, आइदर इट कैन बी प्रिंटर, स्कैनर और CPU, एनी अदर रिसोर्सेज, वो सारे रिसोर्सेज यूज़ होने से पहले शेड्यूल किए जाते हैं. द शेड्यूलर विल नॉट हैव द मच ऑफ द टास्क ऑन सिंपल मल्टी प्रोग्राम्ड PCs as only one program is actually running currently and the user also wait for the completion of all the programs. Scheduler will not have the much task on simple multi programmed PC. अब यहाँ पर जो सिंगल मल्टी प्रोग्राम्ड PC होगा, सिंगल पर्सनल कंप्यूटर होगा, वहाँ पर शेड्यूलर का इतना काम नहीं होगा, इतना टास्क नहीं होगा, क्योंकि वो PC पर क्या होगा, एक ही प्रोग्राम रन हो रहा होगा करंटली और यूज़र भी वो प्रोग्राम के कंप्लीशन का वेट कर रहा होगा. अब शेड्यूलर का काम कहाँ पर आता है, हाई एंड नेटवर्कड वर्क स्टेशंस और सर्वर्स में, जहाँ पर द शेड्यूलर हैज़ अ रियल जॉब हियर. शेड्यूलर का मेन टास्क यहाँ पर आता है नेटवर्कड वर्क स्टेशंस और सर्वर्स में. वो क्या करेगा, शेड्यूलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को यूज़ करके एफिशिएंट यूज़ करेगा सिस्टम का. जितने भी सिस्टम सर्वर और वर्क स्टेशंस में कनेक्टेड है वो सबका एफिशिएंट यूज़ करेगा डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके. 4 डिफरेंट इवेंट्स ब्रिंग्स द नीड फॉर शेड्यूलिंग. टोटल 4 डिफरेंट इवेंट्स है जो शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट क्रिएट करता है. फर्स्ट, स्टेट चेंज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग. सेकेंड, स्टेट चेंज फ्रॉम रनिंग टू रेडी. थर्ड, स्टेट चेंज फ्रॉम वेटिंग टू रेडी. एंड लास्ट इज टर्मिनेट्स. इसको हम देखें डिटेल में. फर्स्ट इज स्टेट चेंज फ्रॉम रनिंग टू वेटिंग. रनिंग से वेटिंग स्टेट में जाती है जब प्रोसेस, तब द करंट प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग टू द वेटिंग स्टेट बिकॉज इट इश्यू एन IO रिक्वेस्ट एंड सम ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली. अब जब कोई प्रोसेस रनिंग मोड में है, CPU उसको अलोकेट किया गया है, लेकिन प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई IO रिक्वेस्ट आती है और सिस्टम इमीडिएटली IO रिसोर्स अवेलेबल नहीं कर सकती, तो वो प्रोसेस क्या करेगी, वेटिंग स्टेट में जाएगी और IO रिसोर्सेज है उसका वेट करेगी. अब सेकंड है स्टेट चेंज फ्रॉम रनिंग टू रेडी. अब रनिंग में से रेडी स्टेट में जाना. फॉर इंस्टेंस, रनिंग से रेडी स्टेट में जाना. फॉर इंस्टेंस, अ टाइमर इंटरप्ट्स
causes the scheduler to run and decide that the process has run for its allotted interval of time and it is the time to move it from the running to ready state. अब यहाँ पर कुछ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि प्रोसेसेस को अमुक टाइम पीरियड के लिए ही CPU अलोकेट किया जाता है. कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, अब उसको फॉर एग्जांपल 4 सेकेंड्स के लिए 4 मिनट्स फॉर एग्जांपल 4 मिनट्स के लिए CPU अलोकेट किया गया है. सो जब उसका टाइम इंटरवल कंप्लीट होगा, टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस को रनिंग से रेडी क्यू में फिर से डाला जाएगा. बिकॉज प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो इनकम्प्लीट है, प्रोसेस का टास्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हुई है. इन द मिडल ऑफ द एग्जीक्यूशन प्रोसेस को रनिंग स्टेट में से रेडी स्टेट में लाया जाएगा. बिकॉज जो टाइम अलोकेट किया गया था प्रोसेस को वो पूरा हो गया है टाइम पीरियड. तो अब वो प्रोसेस रनिंग से रेडी स्टेट में जाएगी और दूसरी प्रोसेस को CPU अलोकेट किया जाएगा. नाउ स्टेट चेंज फ्रॉम वेटिंग टू रेडी. स्टेट चेंज होगा वेटिंग टू रेडी. फॉर इंस्टेंस IO ऑपरेशन इज कंप्लीट फॉर अ प्रोसेस that request it and process now move from the waiting to ready state. The scheduler may then decide to preempt and currently running process and moves it ready process on into the running state. अब यहाँ पर हमने देखा था कि प्रोसेस IO रिसोर्स का वेट कर रही है. जब उसको IO रिसोर्स मिल जाएगा, IO टास्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस रेडी स्टेट में जाएगी. फिर वो रेडी स्टेट में जाने के बाद फिर से CPU का शेड्यूल होने का वेट करेगी और जब CPU उसको शेड्यूल होगा तब वो रनिंग स्टेट में जाएगी, रेडी टू रनिंग स्टेट में जाएगी. And the last is terminate. Some processes spend more time in a waiting state as they have more IO request, while some processes spend more time in running state. अब ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि कोई प्रोसेस को IO रिक्वेस्ट ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा वेटिंग स्टेट में रह सकती है और कुछ प्रोसेसेस का जो टाइम है, सम ऑफ द प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन रनिंग स्टेट. कुछ प्रोसेस का एग्जीक्यूशन ज़्यादा हो तो वो रनिंग स्टेट में भी रह सकती है. द पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन बिटवीन IO रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड अ CPU बर्स्ट. जो कंप्यूटेशनल पीरियड है बिटवीन द IO रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस की IO रिक्वेस्ट है उसका जो कंप्यूटेशनल पीरियड है उसको CPU बर्स्ट किया जाता है. पीरियड ऑफ कंप्यूटेशनल जो है बिटवीन द IO रिक्वेस्ट उसको क्या बोला जाता है? CPU बर्स्ट. अब इन जनरल प्रोसेसेस दो तरह की होती है, IO बाउंड और CPU बाउंड. IO बाउंड प्रोसेस क्या होगी, वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो वेटिंग स्टेट में स्पेंड करेगी फॉर द IO रिसोर्सेज अलोकेशन के लिए और IO इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज के लिए वेट करेगी, अपना ज़्यादातर टाइम उसमें स्पेंड करेगी. और कुछ प्रोसेसेस जो होगी वो क्या करेगी, CPU बाउंड प्रोसेसेस होगी, वो अपना ज़्यादातर टाइम CPU के साथ स्पेंड करेगी, उसका ज़्यादातर टाइम एग्जीक्यूशन में यूज़ होगा. It is important that the job scheduler select a good process mix of IO bound and CPU bound processes for best performance. अब यहाँ पर जॉब शेड्यूलर का काम है कि वो IO बाउंड प्रोसेस और CPU बाउंड प्रोसेस को फेयरली चूज़ करे, उनका बीच में बैलेंस करे, दोनों तरह की प्रोसेसेस के बीच में बैलेंस करे. Now two types of the process scheduling policies that can be used by the scheduler: non-primitive scheduling and primitive scheduling. हम पहले देखेंगे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग. उसमें क्या होता है, इट इज़ अ CPU शेड्यूलिंग टेक्निक दैट प्रोसेस टेक्स द रिसोर्स एंड होल्ड इट टिल द प्रोसेस गेट्स टर्मिनेटेड और इज पुश्ड टू द वेटिंग स्टेट. यहाँ पर कैसा होगा कि जो प्रोसेस को CPU रिसोर्स अलोकेट किया गया है वो प्रोसेस जब तक अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक CPU उसको अलोकेट किया जाएगा. जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस का, उसके बाद ही CPU को उससे रिलीज़ किया जाएगा. और इट में पॉसिबल कि प्रोसेस को जब बीच में कोई IO रिक्वेस्ट आए तब उसको वेटिंग स्टेट में डाला जाए IO रिक्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए. अदरवाइज़ प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होती, उसका एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं होता, तब तक उसको CPU टाइम दिया जाता है, तब तक वो CPU को होल्ड करती है.
नो प्रोसेस इज़ इंटरप्टेड अंटिल इट इज़ कंप्लीटेड। जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, उससे सीपीयू लिया नहीं जाएगा। एंड आफ्टर द प्रोसेसर स्विचेस टू अनदर प्रोसेस, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही प्रोसेसर दूसरी प्रोसेस को स्विच होगा, दूसरी प्रोसेस को ग्रांट होगा। द एल्गोरिदम दैट आर बेस्ड ऑन नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग आर नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये दो तरह के एल्गोरिदम है वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग पे बेस्ड है। If a scheduler cannot take the CPU away from the processes, it is referred as a non-primitive or cooperative scheduler। जैसे हमने देखा कि जब तक प्रोसेस का काम कंप्लीट नहीं होता तब तक CPU हम उसके पास से नहीं ले सकते, शेड्यूलर उसके पास से CPU टेक अवे नहीं कर सकता। That kind of the scheduling is non-primitive scheduling। Such type of the scheduling run a process to completion and there will not be any scheduling choice to be made। कोई भी scheduling choice नहीं है, जब तक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं करती तब तक CPU उसके पास से टेक अवे नहीं हो सकता। द प्रोसेस इट सेल्फ रिलीज CPU for the other process willingly by terminating और by moving to the waiting state। प्रोसेस अपने आप ही खुद ही CPU को रिलीज़ करेगी, उसके पास से फोर्सफुली CPU लिया नहीं जा सकता। और CPU जब अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगी उसके बाद अपने आप खुद ही CPU को रिलीज़ कर देगी। अदरवाइज़ अगर प्रोसेस को बीच में IO रिक्वेस्ट आई तब वो वेटिंग स्टेट में जाएगी और CPU तभी रिलीज़ होगा। A non-primitive or cooperative scheduling is a way in which process will not be asked to give up the CPU unless they terminate or change their state to waiting। नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होगा कि प्रोसेस को हम CPU गिव बैक करने के लिए नहीं बोल सकते जब तक प्रोसेस अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती, जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती। ओल्डर वर्जन ऑफ द Macintosh operating system and Windows 3.x are example that had used non-primitive scheduling method। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मेथड को यूज़ करती थी। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, इसमें क्या होगा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में इट इज़ द CPU शेड्यूलिंग टेक्निक दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग अ टाइम स्लॉट ऑफ द CPU टू अ गिवन प्रोसेस। जितनी भी प्रोसेसेस होगी वो सारी प्रोसेसेस को CPU का जो टाइम स्लॉट होगा वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए CPU दिया जाएगा। पर्टिकुलर टाइम स्लॉट डिवाइड किया जाएगा CPU अलोकेशन के लिए। The time slot given might be able to complete the whole process or might not be able to it। अब जितना टाइम पीरियड प्रोसेस को दिया गया है, जितने टाइम के लिए CPU अलोकेट किया गया है प्रोसेस को, इट में पॉसिबल कि इतने टाइम पीरियड में वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है देन CPU विल बी अलोकेटेड टू द अदर प्रोसेस, और अगर वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी CPU जब प्रोसेस का टाइम स्लॉट फिनिश हो जाएगा तब CPU दूसरी प्रोसेस को अलोकेट किया जाएगा। व्हेन द बर्स्ट टाइम ऑफ द प्रोसेस इज ग्रेटर देन द CPU साइकिल इट प्लेस्ड बैक इनटू द रेडी क्यू एंड विल एग्जीक्यूट इन द नेक्स्ट चांस। अब यहाँ पर प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए CPU दिया गया, अब वो टाइम स्लॉट में प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट रहा, तो जब नेक्स्ट साइकिल में उसका चांस आएगा CPU जब उसको फिर से ग्रांट होगा तब वो अपना इनकम्प्लीट एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करेगी। जहाँ से एग्जीक्यूशन प्रोसेस का बाकी रहा था वहाँ से उसका एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट होगा। दिस शेड्यूलिंग इज़ यूज्ड व्हेन द प्रोसेस स्विच टू रेडी स्टेट। ये शेड्यूलिंग कब यूज़ होगा जब प्रोसेस जो होगी वो रेडी स्टेट में स्विच होगी। द प्रोसेस इज़ अलाउड टू रन ओनली फॉर अ सम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही प्रोसेस को रन करने के लिए अलाउ किया जाता है यहाँ पर। एंड व्हेन द टाइम इज़ ओवर, जब टाइम फिनिश हो जाता है तब प्रोसेस क्या करेगी, रेडी स्टेट में चली जाएगी एंड दैट विल बी पिक्ड
एंड ग्रांटेड द CPU, और जब भी फिर उसका नेक्स्ट चांस आएगा तब फिर से उसको CPU ग्रांट किया जाएगा। मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही वो CPU को यूज़ कर सकती है वो प्रोसेस, आइदर वो प्रोसेस कंप्लीट हो कि ना हो, उसके पास से फिर वो टाइम पीरियड के बाद CPU ले लिया जाता है, और फिर नेक्स्ट जब चांस आता है तब फिर से उसको CPU ग्रांट किया जाता है और प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करती है। Algorithms that are backed by primitive scheduling are round robin, priority and SRTF, shortest remaining time first। ये दो तरह की जो एल्गोरिदम्स है वो primitive scheduling पे बेस्ड है। Primitive scheduling has two main drawbacks, दो तरह के मेन ड्रॉबैक्स है। The extra cost incurred while accessing a shared data, जब शेयर डेटा को एक्सेस करते हैं तब वो कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाता है, दैट मेक्स हाई कॉस्ट। द कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एड ऑन द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के बाद, फिक्स अमाउंट ऑफ द टाइम पीरियड के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होता है। कर्नल्स को एक प्रोसेस के बीच में, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो स्विचिंग की प्रोसीजर है वो हैंडल करनी पड़ती है। सो इट मेक्स द टास्क डिफ़िकल्ट फॉर द कर्नल के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए CPU अलोकेट किया जाए। नोट that in both the cases the scheduler will be activated upon reception of an interrupt। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड के लिए ही CPU अलोकेट करता है और फिर उसके बाद उसको इंटरप्ट करके दूसरी प्रोसेस को CPU अलोकेट करता है। Now the comparison between the two, primitive and non-primitive scheduling, resources are allocated according to the cycle of a limited time के लिए ही resources allocate किए जाते हैं प्रोसेस को। रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड देन हेल्ड बाय द प्रोसेस अंटिल इट्स गेट टर्मिनेटेड। रिसोर्स जो है वो प्रोसेस को दिए जाते हैं और जब तक प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं कर लेती तब तक वो रिसोर्स उसके पास ही रहते हैं। द प्रोसेसेस कैन बी इंटरप्टेड इवन बिफोर द कंप्लीशन। अगर प्रोसेस का कंप्लीशन नहीं हुआ, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो फिर वो प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाता है, बीच में से ही रोक दिया जाता है और रिसोर्स दूसरी प्रोसेस को अलोकेट किया जाता है। द प्रोसेस इज़ नॉट इंटरप्टेड अंटिल इट्स लाइफ साइकिल इज़ कम्प्लीटेड। जब तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं हो जाता तब तक उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते। Starvation may be caused due to the insertion of priority process in the queue। अब यहाँ पर क्या होगा, स्टार्वेशन की सिचुएशन आ सकती है। कुछ हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस अगर क्यू में है उनको ही CPU अलोकेट किया जा रहा है, रिसोर्सेज अलोकेट किए जा रहे हैं, और जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस है वो क्यू में ही रह रही है। सो इट विल क्रिएट अ स्टार्वेशन फॉर द लो प्रायोरिटी प्रोसेस। Starvation can occur when a process with large burst time occupies the system। अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई प्रोसेस है वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम लॉन्ग है, उसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा टाइम के लिए रिसोर्सेज को होल्ड करेगी और जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो रेडी क्यू में वेट ही करती रहेगी रिसोर्सेज के लिए। सो यहाँ पर स्टार्वेशन की सिचुएशन इस तरह से क्रिएट होती है। मेंटेनिंग अ क्यू एंड रिमेनिंग टाइम नीड्स स्टोरेज ओवरहेड। जो मेंटेन करना, क्यू को मेंटेन करना, और जो रिमेनिंग टाइम नीड्स स्टोरेज ओवरहेड। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता और फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो प्रोसेस इंटरप्ट हो जाती है और रिसोर्स जो है वो दूसरी प्रोसेस को अलोकेट किए जाते हैं, और जो पहले वाली जो प्रोसेस है वो क्यू में फिर से रेडी स्टेट में जाती है। सो इट्स नीड्स अ स्टोरेज ओवरहेड। वो क्या करती है, क्यू में प्रोसेसेस को मैनेज करने का जो टास्क है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है यहाँ पर, बिकॉज प्रोसेसेस बीच में से इंटरप्ट होकर फिर से रेडी क्यू में जाती है और फिर से रिसोर्सेज का वेट करती है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज द queues and it will create a storage overhead।
और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव में इस टाइप का कोई तरह का ओवरहेड नहीं होता, बिकॉज एक बार प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो वो कंप्लीट होने के बाद ही रिसोर्स को रिलीज़ करेगी. Now we will see what is context switch and interrupt handler. What is context? CPU switches from executing one process to executing another process and context switch is said to be take place. जब CPU एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन से दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन की तरफ स्विच होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विच. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रिक्वायर्स saving of information for the processes so that the execution can recommence at the right place. यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट आती है, बिकॉज़ यहाँ पर एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट करके दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन किया जाता है. तो जो पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस थी, पहले जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो रहा था जो इंटरप्ट हो गई है, वो जहाँ से इंटरप्ट होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी, और जब वो प्रोसेस का नेक्स्ट चांस आएगा और फिर से वो एग्जीक्यूशन मोड में जाएगी तो जहाँ से इंटरप्ट हुई थी वहीं से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. सो हियर जब भी प्रोसेस इंटरप्ट होती है तब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है. तो जब भी वन प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है तब प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन को सेव की जाती है. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि आप अपने फ्रेंड के साथ बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर मेंटेनेंस के बीच में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन आकर आपको इंटरप्ट करता है, कोई फ्रेंड आपको आकर इंटरप्ट करता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में अर्जेंट डिस्कशन करता है. अब वो जो थर्ड फ्रेंड आया उसकी डिस्कशन फिनिश हो जाती है और वो चला जाता है. उसके बाद आप अपने फ्रेंड के साथ जो बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर मेंटेनेंस के बीच में जो डिस्कशन कर रहे थे वो जहाँ से इनकम्प्लीट थी वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्रोसेस शेड्यूलिंग का टास्क आएगा कि आपने जहाँ से कन्वर्सेशन इनकम्प्लीट रखा था वहीं से आप स्टार्ट करोगे. अगर आपको याद होगा कि आपने कहाँ से अपना डिस्कशन छोड़ा था, वहीं से अगर वो पॉइंट आपको याद होगा तो आप वो कन्वर्सेशन वहीं से स्टार्ट कर सकोगे, नहीं अदरवाइज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट. सो हियर द प्रोसेस शेड्यूलिंग का जो टास्क है वो क्या करता है, जो भी कन्वर्सेशन था उसको रिज्यूम करेगा, जहाँ से स्टॉप हुआ था वहीं से वही पॉइंट से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे. ये एग्जांपल में समझाया गया है. अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है. दो प्रोसेस है, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी. करंटली प्रोसेस ए एग्जीक्यूट हो रही है. CPU इज़ करंटली एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसेस ए और प्रोसेस ए की इंस्ट्रक्शन 4 को एग्जीक्यूट कर रहा है. कुछ रीजंस होने के लिए, फॉर सम रीजंस अ स्विच इज़ मेड टू प्रोसेस बी. अब प्रोसेस ए से CPU स्विच करके प्रोसेस बी को एग्जीक्यूट करने जा रहा है. अब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर प्रोसेस ए रिज्यूम्ड हुई वहाँ पर से ही प्रोसेस ए नेक्स्ट टाइम जब भी उसको CPU अलोकेट होगा तब वहीं से ही उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. यहाँ पर प्रोसेस ए ने इंस्ट्रक्शन 4 को एग्जीक्यूट किया है, तो जब भी प्रोसेस ए को CPU अलोकेट होगा तब वो इंस्ट्रक्शन 5 अपनी एग्जीक्यूट करेगा. सो यहाँ पर क्या होगा, द कंटेंट ऑफ द PC एंड अदर रजिस्टर्स एज वेल मस्ट बी सेव्ड इन द PCB ऑफ प्रोसेस ए. जहाँ से प्रोसेस को इंटरप्ट किया गया वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है प्रोसेस ए का उसके अंदर स्टोर की जाती है. सो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी तो ही ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी तभी प्रोसेस ए फिर से जब एग्जीक्यूट होगी, फिर से जब उसको CPU अलोकेट किया जाएगा तो वहाँ से अपना टास्क रिज्यूम कर सकेगी. जहाँ से अपना एग्जीक्यूशन उसने इनकम्प्लीट रखा था वहीं से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकेगी.
आफ्टर ऑल द सेविंग इज़ डन द CPU, अब यहाँ पर जब प्रोसेस A से प्रोसेस B की तरफ CPU स्विच होता है तो सारी प्रोसेस A की इंफॉर्मेशन है वो सारी प्रोसेस A के PCB में स्टोर होती है। उसके बाद CPU क्या करता है, प्रोसेस B को एग्जीक्यूट करता है। इन ऑर्डर टू डू दिस इट विल नीड टू नो द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूट इन अ प्रोसेस B एंड स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन द PC विच कैन बी फाउंड इन द PCB ऑफ प्रोसेस B। सेम यहाँ पर प्रोसेस B के PCB में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। इन फैक्ट ड्यूरिंग अ सिंगल कॉन्टेक्स्ट स्विच वी नीड टू फर्स्ट सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट प्रोसेस। यहाँ पर जब भी सिंगल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, फर्स्ट नीड टू सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द करंट प्रोसेस। जो भी करंट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वो उसका सारा जो कंटेक्स्ट है, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव करनी पड़ती है। फिर उसके बाद उसको सस्पेंड किया जाता है, उसको इंटरप्ट किया जाता है वो प्रोसेस को, एंड देन रीस्टोर द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यू प्रोसेस। और जो नई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आएगी, नई प्रोसेस को CPU अलोकेट किया जाएगा, वो प्रोसेस का जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रीस्टोर होगी। This entire context saving and restoring is done by a special program called interrupt handler। अब ये जो interrupt handler जो है वो क्या करता है, ये जो कॉन्टेक्स्ट सेविंग और रीस्टोरिंग की जो प्रोसेस हुई, इंफॉर्मेशन सेव करने की और रीस्टोर करने की जो एंटायर प्रोसेस हुई, वो किसके द्वारा की जाती है, इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा की जाती है, इंटरप्ट हैंडलर से की जाती है। और इंटरप्ट हैंडलर क्या है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ द OS, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट करती है और प्रोसेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है इंटरप्ट हैंडलर। सेविंग एंड रिस्टोरिंग इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्ट हैंडलर इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। अब यहाँ पर आपने देखा कि CPU ऐसे एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस की तरफ कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करनी पड़ती है, उसके बाद वो प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाता है, फिर CPU दूसरी प्रोसेस को दिया जाता है, फिर वो प्रोसेस की इंफॉर्मेशन को रीस्टोर करनी पड़ती है। देन यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन सेविंग और रीस्टोरिंग का जो टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है, वो प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है। इंटरप्ट हैंडलर जो है वो टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन करता है एंड रिप्रेजेंट वेस्टेड टाइम एज फार एज CPU इज़ कंसर्न। यहाँ पर CPU का कोई टास्क नहीं आता, CPU का कोई कंसर्न नहीं है, ये सारा काम कौन करता है, इंटरप्ट हैंडलर। सो यहाँ पर CPU का टाइम वेस्ट होगा, CPU आइडल स्टेट में रहेगा जब तक इंटरप्ट हैंडलर ये सारी इंफॉर्मेशन सेव और रिस्टोर करेगा, तब तक CPU का टाइम वेस्ट होगा। Now during a context switch a CPU is actually executing the interrupt handler। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पर क्या होता है, CPU इज़ एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग अ इंटरप्ट हैंडलर विच हैंडल द सेविंग एंड रिस्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द इंडिविजुअल PCBs। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के टाइम पर CPU ये इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, और इंटरप्ट हैंडलर क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन सेव और रिस्टोर करने का जो टास्क है, जो काम है, वो कर रहा होता है। सो एक्चुअली CPU का काम नहीं हो रहा होता, जो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए CPU का अलोकेट किया गया है वो काम CPU नहीं कर रहा, और CPU क्या कर रहा है, इंटरप्ट हैंडलर को एग्जीक्यूट कर रहा है। So here the waste of the CPU time. The more context switches there are between the process, the more time is wasted running by the interrupt handler। जितनी context switching होगी, जितनी एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में switches होगा, एक प्रोसेस को इंटरप्ट करके दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, इतना टाइम इंटरप्ट हैंडलर को रन करने में वेस्ट होगा। एंड द लेस एफिशिएंट द CPU विल बी। CPU को जो एक्चुअली प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में टाइम देना चाहिए वो नहीं दे पाएगा CPU, और CPU ज़्यादातर अपना टाइम इंटरप्ट हैंडलर रन करने में देगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका कंसिडरेशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Now scheduling criteria, some of the common criteria
डिफरेंट शेड्यूलर कंसिडरिंग अ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम आर एज फॉलो। कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हैं? फर्स्ट इज फेयरनेस, ऑल प्रोसेसेस शुड बी एबल टू यूज़ द CPU फेयरली, स्पेशली कंपेरेबल प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेस डिफरेंट सेवरल प्रोसेसेस है वो सारी प्रोसेसेस को इक्वली CPU अलोकेट किया जाए, कोई तरह की पार्शियलिटी ना हो, फेयरली CPU सभी प्रोसेसेस को दिया जाए, और स्पेशली जहाँ पर कंपेरेबल प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कंपैरिजन में है वहाँ पर CPU का फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। फेयरनेस इज़ अ वे इन विच द शेड्यूलर ट्राइज टू अलोकेट अ CPU फॉर अ कंपेरेबल प्रोसेसेस एट कंपेरेबल रेट so that equitable access to the resource is granted। जो comparable processes है वो सारी processes को equally CPU allocate किया जाए, उनको equally CPU की access दी जाए। Sometimes however fairness is at odds with other scheduling criteria। कितनी बार ये fairness CPU allocation की जो CPU को allocate करने की जो process है वो थोड़ी difficult हो जाती है। For instance throughput and response time of the system can be enhanced by making it less fair। कितनी बार ये प्रोसेसेस को फेयरली रिसोर्सेस फेयरली CPU अलोकेट करने में थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम जो है सिस्टम का वो बढ़ जाता है। तो कितनी बार थ्रूपुट और रिस्पॉन्स टाइम को पॉइंट ऑफ व्यू रख कर प्रोसेस के बीच में जो CPU का फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं किया जाता। Now the second is system utilization। The CPU as well as IO devices of the system should always be kept busy। जितना हो सके इतना CPU को यूज़ किया जाए, जितना हो सके इतना IO devices को यूज़ किया जाए, वो आइडल स्टेट में फ्री स्टेट में नहीं रहने चाहिए। Keeping them execute at the time implies more operation performed by the second। जितना हो सके इतना उसका एग्जीक्यूशन ज़्यादा किया जाए, उनको फ्री नहीं रहने देना चाहिए। The scheduler needs to keep a mixture of CPU and IO bound processes। अब शेड्यूलर क्या करेगा? CPU प्रोसेस और IO बाउंड प्रोसेस को बैलेंस करके उनको CPU अलोकेट करेगा, उनको रिसोर्सेज अलोकेट करेगा। IO bound processes in memory to avoid idleness in all the component of the system। In real system this range from 40 to 90% utilization। सो यहाँ पर शेड्यूलर क्या करता है, जो CPU प्रोसेसेस होती है और IO बाउंड प्रोसेसेस होती है वो दोनों का मिक्सचर शेड्यूल करता है। मीन्स CPU प्रोसेसेस को भी चांस मिलेगा और IO बाउंड प्रोसेसेस को भी चांस मिलेगा। सो IO रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन होगा सिस्टम में और CPU रिसोर्स का भी यूटिलाइजेशन होगा सिस्टम में। Now the third is throughput। It is the number of the tasks completed by the system per time unit। पर टाइम यूनिट में जो नंबर ऑफ़ टास्क कंप्लीट हुए सिस्टम से उसको थ्रूपुट टाइम किया जाता है। सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड टू फिनिश एज मैनी प्रोसेसेस एज पॉसिबल though the actual number depend upon the length of the process। सो यहाँ पर सिस्टम को क्या है, सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को फिनिश करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जितनी हो सके इतनी ज़्यादा प्रोसेसेस को सिस्टम फिनिश करता होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रोसेस की लेंथ पे डिपेंड है कि प्रोसेस कितनी लंबी है। अगर ज़्यादा लंबी प्रोसेसेस होगी तो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस जो फिनिश होगी वो कम होगी। अगर प्रोसेस की लेंथ कम है तो उसका एग्जीक्यूशन जल्दी फिनिश हो जाएगा और जो नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस फिनिश होगी वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस सिस्टम फिनिश कर सकेगा। थ्रूपुट शुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय मिनिमाइजिंग ओवरहेड एंड एफिशिएंटली यूजिंग अ सिस्टम रिसोर्स। जो थ्रूपुट टाइम है वो मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है कैसे? ओवरहेड को मिनिमाइज़ करके और सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज है उसको एफिशिएंटली यूज़ करके। Now the fourth is turnaround time, the time gap between the arrival of the process to its completion। अब टर्न अराउंड टाइम किसको बोलते हैं कि टाइम गैप बिटवीन द अराइवल ऑफ द प्रोसेस टू इट्स कंप्लीशन। जब प्रोसेस आई तब से लेकर उसका कंप्लीट हुआ तब तक का जो टाइम गैप है उसको टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। इट इज़ द सम ऑफ द पीरियड स्पेंड वेटिंग टू गेट इनटू मेमोरी। अब इसमें से क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है?
तो प्रोसेस ने कितना टाइम अपना स्पेंड किया फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी में लोड होने के लिए, फिर उसने वेट किया, वेटिंग इन द रेडी क्यू, कितना टाइम रेडी क्यू में वेट किया, फिर कितना टाइम उसने एग्जीक्यूटिंग में यूटिलाइज किया, एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, एंड डूइंग आईओ, कितना टाइम अपना आईओ में यूज़ किया। ये सब का सम करके हम टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। इट प्रेडिक्ट्स फॉर हाउ लॉन्ग एन एवरेज यूज़र नीड टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फॉर द सिस्टम। अब इसको हम दूसरी तरह से यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं कि यूज़र ने जब रिक्वेस्ट डाली प्रोसेस के लिए और प्रोसेस एग्जीक्यूट होकर फिनिश हो गई, तब तक मीन्स यूज़र को कितने टाइम में रिस्पॉन्स मिला। यूज़र ने कोई एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट डाली और वो प्रोसेस को एग्जीक्यूशन होने के बाद फिनिश होकर यूज़र को रिस्पॉन्स मिला, तब तक का जो टाइम है उसको टर्न अराउंड टाइम बोल सकते हैं। वो एवरेज टाइम जो है उसको टर्न अराउंड टाइम बोल सकते हैं। अ प्रोसेस इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक अ मिनिमल टाइम फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू टर्मिनेशन। प्रोसेस का क्रिएशन हुआ तब से लेकर के प्रोसेस टर्मिनेट हुई, एग्जीक्यूशन के बाद वो ख़त्म हुई, तब तक का जो टाइम पीरियड है इट शुड बी मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। सो इन दिस केस द यूज़र कैन रिस्पॉन्स क्विकली। यूज़र ने कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट डाली और वो प्रोसेस क्रिएट हुई और एग्जीक्यूट हुई और टर्मिनेट हुई, और ये सब में लेस टाइम होगा तो यूज़र को रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। Now the fifth is response time. It is the time elapsed to get the result of a submitted command. यूज़र ने जो कमांड सबमिट किया उसका रिजल्ट उसको कितने टाइम पीरियड में मिला, that is a response time. It is the amount of the time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output. रिस्पॉन्स टाइम क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन अ रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट सबमिट हुई तब से लेकर जब वो रिक्वेस्ट को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, फर्स्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड हुआ, तब तक का जो टाइम है उसको रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं। और जब आउटपुट क्रिएट हुआ तब तक का नहीं, जब कोई प्रोसेस की रिक्वेस्ट सबमिट हुई और वो प्रोसेस को फर्स्ट रिस्पॉन्स मिला, दैट अमाउंट ऑफ द टाइम इज़ response time. This is very crucial especially for the interactive and real time system. इंटरैक्टिव और रियल टाइम सिस्टम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नीड्स टू मैक्सिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट वाइल मिनिमाइजिंग टर्न अराउंड टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट कब होती है? शेड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या करेगा? रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ करेगा और रिसोर्स यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को मैक्सिमाइज़ करेगा और टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमाइज़ करेगा, जितना हो सके इतना कम करेगा, और रिसोर्स यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट को जितना हो सके इतना ज़्यादा करेगा। टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस। First is true or false, second is MCQ and third is also MCQ. Guess your answers. Now check your answers. Now here are the scheduling algorithms. Total 8 algorithms है। First come first served, shortest job first, shortest remaining time, round robin, priority based, multi level queue, thread scheduling और लास्ट में है मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग। पहले हम देखेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। इसमें जैसे नाम है वैसे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो जॉब फर्स्ट आएगी वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होगी। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। जैसे हमने आगे देखा कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेस्ड है, वेयर बाय CPU एग्जीक्यूट्स प्रोसेस दैट अराइव फर्स्ट। जो प्रोसेस फर्स्ट आएगी, जो प्रोसेस अर्ली आएगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन अ फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू में होगी। जो प्रोसेस क्यू में फर्स्ट जाएगी वो क्यू से पहले बाहर निकलेगी। It is the algorithm processes are dispatched according to their arrival time.
जो उनका प्रोसेस का अराइवल टाइम होगा, आने का टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस को डिस्पैच किया जाएगा। देयर इज़ अ वन फीफो क्यू, एक क्यू होती है, फीफो क्यू होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू होती है, जो फॉर द रेडी स्टेट प्रोसेसेस, जो भी प्रोसेसेस रेडी स्टेट में होती है उनके लिए एक फीफो क्यू बनाई जाती है। व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस कम्स इन द सिस्टम इट विल बी स्टार्टेड इमीडिएटली एंड रन टिल इट्स फिनिश ऑल इट्स जॉब और टिल इट नीड्स टू. If other process have arrived during execution of first process, they will be lined up in the ready queue and will get a chance to run sequentially when the first process terminates or block. अब यहाँ पर एक प्रोसेस आई, वो फीफो क्यू में जाएगी और फिर वो फीफो क्यू में से फर्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. अब फर्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन हो ही रहा है और दूसरी प्रोसेस की रिक्वेस्ट आई, तो वो फीफो क्यू की रेडी क्यू में वेट करेगी. जब फर्स्ट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा या तो वो कोई आईओ रिक्वेस्ट के लिए जाएगी, तभी दूसरी प्रोसेस जो लाइन में खड़ी है वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन का टर्न आएगा. So the main advantage of this algorithm is its simplicity to implement. बहुत ही सिंपल है. फीफो क्यू में जो प्रोसेस खड़ी है फर्स्ट, वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी और टर्न बाय टर्न सारी प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन के लिए टर्न आएगा. पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज टाइम इज़ हाई. यहाँ पर एवरेज टाइम हाई है, सो परफॉर्मेंस देखने जाए एवरेज टाइम ज़्यादा होने के वजह से, रीज़न से, जितना एफिशिएंट होना चाहिए इतना एफिशिएंट नहीं है इसका परफॉर्मेंस. A single linked list need to be created every time the system is free, and every time the system is free the front child will be removed from the list. यहाँ पर एक लिंक लिस्ट बनाया जाता है, सिंगल लिंक लिस्ट होता है, वो क्रिएट होता है और जो फर्स्ट नोड होगा वो एग्जीक्यूट के लिए जाएगा. जो फर्स्ट नोड में जो प्रोसेस होगी वो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी फ्रॉम द फ्रंट एंड. एवरी टाइम द न्यू प्रोसेस इज एडेड टू द रेडी स्टेट और ब्लॉक स्टेट हैज़ मूव्ड टू इट्स रेडी स्टेट, अ न्यू नोड इज़ एडेड एट द एंड ऑफ द लिस्ट. जब भी नई प्रोसेस आएगी तो वो एंड ऑफ द लिस्ट ऐड होगी, नया नोड ऐड होगा. और जब भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी तो वो फ्रंट एंड वाला जो नोड होगा वो प्रोसेस रेडी स्टेट से एग्जीक्यूशन में जाएगी. और जब भी प्रोसेस रेडी स्टेट से ब्लॉक स्टेट में जाएगी तो वो क्या होगी, फ्रंट एंड नोड से बैक एंड नोड में अपेंड होगी. FCFC scheduling comes with a several problem which is poor writing and turnaround time for the process. प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है. पुअर वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम for the process is high, so it is less efficient FCFC algorithm. Now here is the example of the FCFS. यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हो 4 प्रोसेस है, P0, P1, P2, P3. इनका अराइवल टाइम ये है, एग्जीक्यूट टाइम ये है, सर्विस टाइम ये है. नाउ वी कैन कैलकुलेट द वेट टाइम. प्रोसेस 0 के लिए 0 - 0, प्रोसेस 0 को वेट नहीं करना पड़ा. प्रोसेस 1 के लिए 5 - 1 4, प्रोसेस 2 के लिए 8 - 2, प्रोसेस 3 के लिए 16 - 3. सो एवरेज वेट टाइम कितना हुआ, 5.75. इट इज़ comparatively high. Now the second is shortest job first. It is non-primitive scheduling algorithm. Non-primitive based है, handles the job based on the length of the time that CPU requires to process them. जो प्रोसेस शॉर्ट होगी, जिसको CPU एग्जीक्यूशन के लिए कम टाइम रिक्वायर होगा, वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी. When there are several equally important jobs queued in a ready queue waiting to be started, the scheduler picks the process with the shortest execution time requirement first. जो भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए शॉर्ट टाइम चाहिएगा, शॉर्ट टाइम के लिए CPU चाहिएगा, वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी क्यू में से. मूविंग अ शॉर्ट जॉब बिफोर अ लॉन्ग जॉब
one decreases the waiting time for the short job more than it increases the waiting time for the longer process। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस शॉर्ट होगी वो प्रोसेस को पहले CPU अलोकेट हो जाएगा, वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। तो यहाँ पर जो शॉर्ट जॉब होगी उसके लिए वेटिंग टाइम कम होगा, लेकिन जो प्रोसेस लार्ज होगी, जो प्रोसेस को ज़्यादा टाइम के लिए CPU चाहिएगा, वो प्रोसेस के लिए वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, वो प्रोसेस को CPU के लिए ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। Easy to implement in batch system where required CPU time is known in advance। अब बैच सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसेस को CPU टाइम कितना चाहिए वो एडवांस में पता होता है। सो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज हम एडवांस में हमें पता होता है कि CPU प्रोसेस को कितने टाइम के लिए CPU रिक्वायर है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरैक्टिव सिस्टम। इंटरैक्टिव सिस्टम में तो ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर प्रोसेस को कितने टाइम के लिए CPU चाहिए वो एडवांस में पता नहीं होता। सो द प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेस विल टेक। ये एल्गोरिथम में क्या है कि प्रोसेसर को एडवांस में पता होना चाहिए कि प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, CPU टाइम कितना चाहिए। दिस एल्गोरिथम इज़ एक्चुअली टेकन फ्रॉम द प्रोक्रास्टिनेशन बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये एक्चुअली एक ह्यूमन बीइंग बिहेवियर पे काम करता है। जैसे हम क्या करते हैं कि जब कोई ज़्यादा वर्क को फेस करते हैं तो उसमें से जो शॉर्ट टास्क होता है उसको हम पहले कर लेते हैं, और जो टास्क थोड़ा हार्ड होता है या थोड़ा बिग टास्क होता है उसको हम बाद में लेते हैं। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन बिहेवियर को फॉलो करती है ये एल्गोरिथम। Now here the example of the SJF, 4 processes P0, P1, P2, P3, उनका अराइवल टाइम ये है, एग्जीक्यूशन टाइम ये है और सर्विस टाइम ये है। Now we will calculate the waiting time for P0। P0 का वेटिंग टाइम 0 है, P1 का 5 - 1 4 है, P2 का 14 - 2 12 है और P3 का 8 - 3 5 है। सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 5.25। नाउ द थर्ड इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम को SRT भी बोला जाता है एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द SJN एल्गोरिथम। प्रिमिटिव बेस्ड है। द प्रोसेसर इज अलोकेटेड टू द जॉब क्लोजेस्ट टू कंप्लीशन बट इट कैन बी प्रीमिटेड बाय अ न्यूयर रेडी जॉब विथ अ शॉर्टर टाइम टू कंप्लीशन। यहाँ पर प्रोसेसर किसको अलोकेट किया जाएगा, वो जॉब को अलोकेट किया जाएगा जो जस्ट अपना टास्क कंप्लीट करने पर हो, जो क्लोज टू कंप्लीशन हो, वो जॉब को प्रोसेसर अलोकेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है इट कैन बी प्रीमिटेड। अब वो जॉब के पास से प्रोसेसर लिया भी जा सकता है जब कोई नई जॉब आए जिसका जो कंप्लीशन टाइम शॉर्टर हो। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोसेस का, जो जॉब का कंप्लीशन टाइम शॉर्ट होगा वो जॉब को प्रोसेसर अलोकेट किया जाएगा, वो जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी। इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरैक्टिव सिस्टम। ये भी इम्पॉसिबल है इंटरैक्टिव सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने के लिए बिकॉज यहाँ पर भी CPU टाइम इज़ नॉट नोन। यहाँ पर भी जो CPU टाइम जॉब को चाहिए वो एडवांस में पता होना चाहिए और इंटरैक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता। रिक्वायर CPU टाइम एडवांस में पता नहीं होता। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन अ बैच एनवायरनमेंट वेयर शॉर्ट जॉब्स नीड्स टू गिव प्रेफरेंस। ये भी बैच एनवायरनमेंट में ऑफन यूज़ होती है, कितनी बार यूज़ होती है, जहाँ पर शॉर्ट जॉब को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। The scheduler immediately stop the running process and give higher priority to the newly arriving process if and only if its execution time is smaller। यहाँ पर क्या करेगा शेड्यूलर, जो रनिंग प्रोसेस होगी उसको स्टॉप कर देगा। अगर कोई न्यू प्रोसेस आती है विथ शॉर्ट एग्जीक्यूशन टाइम,
अभी जो रन हो रही है वो प्रोसेस से अगर कोई शॉर्ट एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस आती है तो शेड्यूलर क्या करेगा, वो प्रोसेस को इंटरप्ट कर कर शॉर्ट एग्जीक्यूशन वाली प्रोसेस को रन करेगा। इन दिस एल्गोरिदम द रन टाइम ऑफ द प्रोसेस नीड टू बी नोन इन एडवांस। जो प्रोसेस का रन टाइम है, जो CPU टाइम है, वो एडवांस में पता होना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ SRT शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज द ऑप्टिमल एवरेज रिस्पॉन्स टाइम रिजल्टेड एंड रिड्यूस वेटिंग टाइम स्पेशली फॉर द शॉर्ट जॉब। जो शॉर्ट जॉब होगी उसके लिए वेटिंग टाइम कम होगा और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो ऑप्टिमल होगा ये एल्गोरिदम में। Now the fourth is round robin scheduling. This scheduling algorithm is known to be the simplest, fair and most widely used scheduling algorithm, most suitable for the interactive system. Interactive system में ये algorithm सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा suitable है और algorithm देखने जाए तो simplest है, fair है, कोई तरह की पार्शियलिटी नहीं होती और मोस्ट वाइडली यूज्ड होता है। राउंड रॉबिन इज़ द प्रिमिटिव प्रोसेस एल्गोरिदम, प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रिमिटिव बेस्ड है ये। ईच प्रोसेस इज़ प्रोवाइडेड अ मिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट, इट इज़ कॉल्ड अ क्वांटम। हर एक प्रोसेस को एक फ़िक्स टाइम पीरियड दिया जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए और वो जो फिक्स टाइम पीरियड है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम। अ स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम कॉल्ड अ टाइम क्वांटम और अ टाइम स्लाइस, उसको टाइम स्लाइस भी बोला जाता है। हर एक प्रोसेस को एक फिक्स टाइम स्लाइस दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है, उसको टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। इज डिफाइंड विच इज़ जनरली फ्रॉम 10 to 100 मिली सेकेंड। 10 to 100 मिली सेकेंड के बीच में ये टाइम स्लाइस अलोकेट किया जाता है। वंस अ प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फॉर अ गिवन टाइम पीरियड इट इज़ परमिटेड एंड अदर प्रोसेस एग्जीक्यूट फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। एक प्रोसेस को पर्टिकुलर टाइम स्लाइस दिया गया और वो टाइम स्लाइस के अंदर वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो प्रोसेस को इंटरप्ट किया जाएगा और जो दूसरी प्रोसेस होगी उसका टर्न आएगा, उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए CPU दिया जाएगा। इट असाइंस अ टाइम स्लाइस टू ईच प्रोसेस इन अ इक्वल पोर्शन। इक्वल पोर्शन में इक्वली हर एक प्रोसेस को टाइम स्लाइस दिया जाता है। इन अ सर्क्यूलर ऑर्डर, टर्न बाय टर्न, हर इन अ सर्क्यूलर मैनर हर प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस दिया जाता है विदाउट एनी प्रायोरिटी। कोई तरह की प्रायोरिटी नहीं होती, सर्क्यूलर मैनर में हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम स्लाइस दिया जाता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज़ यूज्ड टू सेव स्टेट्स ऑफ प्रिमिटेड प्रोसेसेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर भी यूज़ होता है। जो भी प्रिमिटेड प्रोसेसेस है, जो भी इंटरप्टेड प्रोसेसेस है, वो प्रोसेसेस के स्टेट को सेव करने के लिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज़ होता है। To implement the RR scheduling, we keep the ready queue as a FIFO queue of the process. यहाँ पर क्या होगा, FIFO मैनर में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में प्रोसेस की क्यू रेडी होगी RR शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को फॉलो करने के लिए। न्यू प्रोसेसेस आर एडेड टू द टेल ऑफ द क्यू। जो भी प्रोसेसेस होगी वो एट द एंड ऑफ द क्यू नई प्रोसेस ऐड होगी। और CPU शेड्यूलर कहाँ से प्रोसेस को पिक करेगा, हेड ऑफ द क्यू से। जो प्रोसेस का हेड होगा वहाँ से प्रोसेस को लेगा एग्जीक्यूशन के लिए। सेट्स द टाइमर टू इंटरप्ट आफ्टर वन टाइम क्वांटम एंड डिस्पैचेस द प्रोसेस। एक टाइम क्वांटम फिनिश हुआ उसके बाद वो CPU क्या करेगा, सेकेंड नंबर ऑफ द प्रोसेस पे जंप करेगा और सेकेंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा और जो प्रोसेस इंटरप्ट हुई वो एंड ऑफ द क्यू ऐड होगी। वन ऑफ द टू थिंग्स विल बी हैपन, द प्रोसेस में हैव अ CPU burst of less than one time quantum, in which case the process itself release the CPU voluntarily and the scheduler will then process to the next process in the ready queue. Otherwise, if the CPU burst of the currently running process is longer than one time quantum, the timer will go off and will causes an interrupt to the operating system. यहाँ पर क्या होगा, पर्टिकुलर टाइम स्लाइस के लिए CPU अलोकेट किया गया प्रोसेस को। अब वो टाइम पीरियड में प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट किया, एग्जीक्यूशन उसका फिनिश हो गया। तो दो पॉसिबिलिटी है,
एक तो प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन वो टाइम स्लाइस में कंप्लीट कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अधूरा रहे, प्रोसेस इनकम्प्लीट रहे, और टाइम स्लाइस में पर्टिकुलर गिवन टाइम स्लाइस में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट रहता है। तो फिर वो क्या होगा, जो भी प्रोसेस की डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होगी, रिस्टोर होगी रजिस्टर्स और पीसीबी ब्लॉक में प्रोसेस के, और नेक्स्ट टाइम जब उसका चांस आएगा इन अ सर्कुलर मैनर वो प्रोसेस जहाँ से इंटरप्ट हुई थी वहीं से एग्जीक्यूट होगी। Here is the example of the RR scheduling algorithm. प्रोसेस P0, P1, P2 और P3 यहाँ पर इनका अराइवल टाइम है and the service time. Now we will calculate the wait time. Wait time is equal to service time minus arrival time. P0 प्रोसेस के लिए 0 माइनस 0 प्लस, अब ये यहाँ पर प्रोसेस P0 को टाइम स्लाइस अलोकेट किया गया, उसने 0 से 3 तक का टाइम स्लाइस यूज़ किया, उसके बाद जो CPU है वो प्रोसेस P1 को अलोकेट किया गया। अब प्रोसेस P0 इनकम्प्लीट रही थी तो उसको फिर से CPU कब मिलता है, 12 को मिलता है CPU, और 12 से 14 तक वो अपना जो एग्जीक्यूशन होगा P0 का वो होगा 12 to 14 तक उसने CPU को यूज़ किया। नाउ सो हियर इज़ द 0 माइनस 0 प्लस 12 माइनस 3, देन द अराइवल टाइम इज़ 9। सेम फॉर द P1 प्रोसेस, अराइवल टाइम उसका है 2, कैलकुलेट करने के बाद 2 आता है। P2 का अराइवल टाइम आता है 12 और P3 का आता है 11। एवरेज वेट टाइम हम कैलकुलेट करें तो 8.5 होता है। नाउ द फिफ्थ इज प्रायोरिटी बेस्ड। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज़ अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम, नॉन प्रिमिटिव बेस्ड है एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन द बैच सिस्टम। बैच सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। A priority scheduling algorithm work by allocating the CPU for processes with highest priority value। जो प्रोसेस की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, जो प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, वो प्रोसेस को CPU अलोकेट किया जाएगा। फॉर इंस्टेंस daemon process transferring email in the background should have a less priority than the foreground process outputting video to the visual display play in the real time। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि बैकग्राउंड में ईमेल को ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस है और फोरग्राउंड में वीडियो को आउटपुट करने की प्रोसेस है। दोनों में से वीडियो को आउटपुट करने की प्रोसेस ज़्यादा प्रायोरिटी वाली है तो वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी। ईच प्रोसेस इज असाइन अ प्रायोरिटी। हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी दी जाती है। प्रोसेस विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। जो प्रोसेस की प्रायोरिटी पहले हाई होगी वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट की जाएगी। प्रायोरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेंज नंबर सच एज 0 to 10। 0 से 10 के बीच में प्रायोरिटी नंबर दिए जाते हैं। प्रोसेसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है। दो प्रोसेस की फॉर एग्जांपल 2 प्रोसेसेस हैव द सेम प्रायोरिटी, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो प्रोसेस पहले आई वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम है तो। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट। उस प्रोसेस की मेमोरी रिक्वायरमेंट, उसको कितना टाइम रिक्वायर चाहिए और कितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी डिसाइड होगी। हियर इज़ द एग्जांपल ऑफ द प्रायोरिटी बेस्ड। 4 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3, इनका अराइवल टाइम ये है, एग्जीक्यूशन टाइम ये है और प्रायोरिटी ये है। सर्विस टाइम 0, 11, 14 and 5. Now according to the priority the processes are placed। पहले P3 प्रोसेस को चांस दिया गया, उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है। देन
आप देख सकते हैं कि P0 प्रोसेस की प्रायोरिटी भी 1 है और P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी भी 1 है। तो जो प्रोसेस पहले आई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर P0 को पहले प्रायोरिटी दी गई। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम 0 - 0, 11 - 1, 14 - 2, 5 - 3। यहाँ पर प्रायोरिटी टेबल में P3 की प्रायोरिटी हाई है तो P3 पहले एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद P1 नंबर 2 प्रायोरिटी पे आता है तो P2 प्रोसेस P1 प्रोसेस उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। अब P0 और P2 दोनों की प्रायोरिटी 1 1 है तो जो फर्स्ट आई प्रोसेस P0 वो पहले एग्जीक्यूट होगी और लास्ट में P2 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। जो प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है वो प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होती है। नाउ द एवरेज वेट टाइम इज़ 6. Now we will see multi-level queue threading. Multi-level queue are not an independent scheduling algorithm. वो एक independent scheduling algorithm नहीं है. They make use of other existing algorithm to group and schedule jobs with कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए वो एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम के ग्रुप्स को यूज़ करता है। मल्टीपल क्यूज़ आर मेंटेन फॉर द प्रोसेसेस विथ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके प्रोसेसेस को मेंटेन करता है। ईच क्यू कैन हैव इट्स ओन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। हर एक क्यू का अपना एक अलग एल्गोरिदम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हो सकता है। प्रायोरिटी आर असाइन टू ईच क्यू। हर एक क्यू को प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल CPU बाउंड प्रोसेस कैन बी शेड्यूल इन वन क्यू एंड ऑल IO बाउंड जॉब्स इन अनदर क्यू। द प्रोसेसर शेड्यूलर देन अल्टरनेटिवली सिलेक्ट द जॉब फ्रॉम द ईच क्यू एंड असाइन देम टू द CPU बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम असाइन टू द क्यू। दो क्यू बनेगी यहाँ पे। IO बाउंड प्रोसेस की एक क्यू है और CPU बाउंड प्रोसेस की दूसरी क्यू है। तो प्रोसेस शेड्यूलर क्या करेगा, अल्टरनेटिवली जॉब सिलेक्ट करेगा हर एक क्यू में से और इनको CPU अलोकेट करेगा बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम असाइन टू द क्यू। जो क्यू का एल्गोरिदम होगा उसके अकॉर्डिंग CPU अलोकेट होगा प्रोसेसेस को। इन जनरल MLFQ शेड्यूलर इज़ डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। नीचे के पैरामीटर्स को फॉलो करता है। मल्टी लेवल क्यू थ्रेडिंग को MLFQ भी बोला जाता है। नंबर ऑफ क्यूज़ को वो मैटर करता है। द शेड्यूलिंग एल्गोरिदम फॉर द ईच क्यू। हर एक क्यू का एक अपना अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है। द मेथड यूज टू डिटरमाइन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस टू अ हायर प्रायोरिटी एंड अ लोअर प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे एक मेथड यूज़ की जाती है प्रोसेस की प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए कौन सी प्रोसेस हायर प्रायोरिटी वाली है, कौन सी प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी क्यू वाली है। The method used to determine which queue a process will enter when that process needs service। यहाँ पर मेथड यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन विच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर। कौन सी क्यू में प्रोसेस एंटर होगी when that process needs to service। जब भी प्रोसेस की सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो प्रोसेस कौन सी क्यू के अंदर एंटर होगी वो डिटरमाइन करती है। In conclusion, there are 4 primary methods to servicing the queue in a multi-level queue scheduling। Multi-level queue scheduling में 4 primary methods को consider किया जाता है। In no movement between the queue, all jobs in the higher priority queue are serviced first before any job in the lower priority queue। यहाँ पर अगर कोई भी तरह की मूवमेंट्स ना हो क्यूज़ के बीच में तो जो हायर प्रायोरिटी वाली जॉब्स होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी देन लोअर प्रायोरिटी क्यू। मूवमेंट्स बिटवीन द क्यू एंड एडजस्ट द प्रायोरिटी असाइन टू द जॉब्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मूवमेंट्स बिटवीन द क्यू होगी तो
एडजस्ट प्रायोरिटीज़ असाइन टू द जॉब, जो भी जॉब्स होगी उनको प्रायोरिटी असाइन की जाएगी. व्हेन अ टाइम स्लाइस इंटरप्ट्स अकर, a job is permitted and moved to the end and the next lower priority queue if it is CPU bound. जब भी टाइम स्लाइस इंटरप्ट होगा तब क्या होगा, जॉब प्रीमिटेड होगी और जॉब को इंटरप्ट किया जाएगा और वो कहाँ पे मूव की जाएगी, मूव टू द एंड ऑफ द नेक्स्ट लो प्रायोरिटी क्यू. नेक्स्ट लो प्रायोरिटी क्यू के एंड में वो जॉब को मूव किया जाएगा. On the other hand, a job that is permitted because of IO operation is moved up to the next higher level queue. अब जो जॉब IO ऑपरेशन के लिए इंटरप्ट की गई है तो वो कहाँ पर मूव होगी, वो नेक्स्ट हायर लेवल क्यू में मूव होगी. इन वेरिएबल टाइम क्वांटम पर क्यू, ईच क्यू इज गिवन अ टाइम क्वांटम एज लॉन्ग एज प्रीवियस क्यू. अब यहाँ पर क्या होगा कि ईच क्यू इज़ गिवन अ टाइम क्वांटम, हर एक क्यू को एक टाइम क्वांटम दिया गया है एज लॉन्ग एज प्रीवियस क्यू, पहले की क्यू से एक टाइम क्वांटम दिया गया है. इफ़ अ जॉब डज नॉट फिनिश एग्जीक्यूशन इन द फर्स्ट टाइम क्वांटम इट इज़ मूव डाउन टू द नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी क्यू. अगर जॉब ने फर्स्ट टाइम क्वांटम में अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं किया, तो वो कहाँ पर मूव होगी, नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी क्यू में मूव होगी. इफ़ इट डज नॉट फिनिश execution in second time quantum which will now be longer than the first time quantum, it is moved to the next lower priority queue and so on. अगर जॉब ने नेक्स्ट टाइम क्वांटम में भी अपना एग्जीक्यूशन नहीं कंप्लीट किया, जॉब ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं किया सेकेंड टाइम क्वांटम में भी, तो फिर वो जॉब को कहाँ पे मूव किया जाएगा, नेक्स्ट लोअर प्रायोरिटी क्यू में. ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा. अब यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम क्वांटम होगा उसका टाइम पीरियड, फर्स्ट टाइम क्वांटम में जितना टाइम पीरियड होगा उससे ज़्यादा टाइम पीरियड सेकेंड टाइम क्वांटम में दिया जाएगा. मीन्स द सेकेंड टाइम क्वांटम विल बी लॉन्गर देन द फर्स्ट टाइम क्वांटम. नाउ द सेवेंथ इज थ्रेड शेड्यूलिंग. इन अ प्रीवियस सेक्शन वी विल डिस्कस द थ्रेड्स एंड टू डिफरेंट थ्रेड इम्प्लीमेंटेशन, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल. हमने यूनिट 5 में देखा था दो तरह के थ्रेड होते हैं, यूज़र लेवल और कर्नल लेवल. यूज़र लेवल थ्रेड जो है वो यूज़र के थ्रू मैनेज होता है, कर्नल लेवल थ्रेड कर्नल के थ्रू मैनेज होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल होता है. व्हेन सेवरल प्रोसेसेस आर अवेलेबल विथ अ सेवरल थ्रेड, शेड्यूलिंग डिफर एज टू वेदर द थ्रेड्स आर यूज़र लेवल और कर्नल लेवल. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर डिफरेंट प्रोसेसेस अवेलेबल है विथ सेवरल थ्रेड्स के साथ, तो उनका शेड्यूलिंग यूज़र लेवल और कर्नल लेवल के अकॉर्डिंग होगा. इफ़ द थ्रेड इन अ प्रोसेस आर यूज़र लेवल, अगर थ्रेड यूज़र लेवल थ्रेड है तो कर्नल क्या करेगा, कर्नल ऑपरेट एज यूजुअल ओनली ऑन प्रोसेस सिंस इट इज़ अनअवेयर ऑफ द थ्रेड्स एंड शेड्यूलर शेड्यूल्स द प्रोसेस बाय गिविंग देम कंट्रोल ऑफ फॉर अ क्वांटम. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था वैसे कि यूज़र लेवल थ्रेड में कर्नल को थ्रेड के बारे में कुछ भी पता नहीं होता. थ्रेड इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ क्रिएटिंग कर्नल इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ क्रिएटिंग अ थ्रेड. तो यहाँ पर क्या होगा, कर्नल इज़ अनअवेयर ऑफ थ्रेड, देन शेड्यूलर शेड्यूल द प्रोसेस बाय गिविंग देम कंट्रोल फॉर अ क्वांटम. शेड्यूलर जो टाइम स्लाइस है वो प्रोसेस को देगा. अ थ्रेड शेड्यूलर इनसाइड अ प्रोसेस will then use any of the scheduling algorithm discussed previously and pick a thread and grant for the execution. थ्रेड शेड्यूलर क्या करेगा, कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हमने आगे पढ़े उसमें से पिक करेगा और थ्रेड को एग्जीक्यूशन के लिए अलाउ करेगा. दिस थ्रेड रन until it's finished its job until the time quantum for the process ends, in which case the system scheduler takes the CPU and grant it for other process. यहाँ पर थ्रेड कब तक रन होगा, जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक, या तो उसका टाइम क्वांटम फिनिश नहीं हो जाता तब तक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन करेगा. When the first process is granted the CPU again, the same thread resume execution if it did not finish its execution earlier.
अगर थ्रेड ने अपना एग्जीक्यूशन फिनिश नहीं किया है तो फिर सेकेंड टाइम क्वांटम में वो अपना एग्जीक्यूशन जहाँ से इंटरप्ट हुआ था वहाँ से स्टार्ट करेगा और अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करेगा. इन सच केसेस ओनली द थ्रेड विद इन द प्रोसेस आर अफेक्टेड and other processes in the system will run without being affected. यहाँ पर क्या होगा, only the thread within the system will be affected. जो भी प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स है वही अफेक्टेड होंगे और जो अदर प्रोसेसेस है सिस्टम में वो विदाउट अफेक्टिंग रन होगी. इफ़ द थ्रेड इन द प्रोसेस आर कर्नल लेवल, अगर अब थ्रेड कर्नल लेवल थ्रेड है तो क्या होगा, कर्नल ऑपरेट करेगा. कर्नल लेवल थ्रेड को मैनेज कौन करता है, हैंडल कौन करता है, कर्नल. तो कर्नल ऑपरेट ऑन द थ्रेड एंड पिक देम टू रन बाय गिविंग अ फिक्स टाइम क्वांटम. कर्नल जो होगा वो थ्रेड को पिक करेगा और पर्टिकुलर टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस अलोकेट करेगा एंड फोर्सिबली सस्पेंड द थ्रेड इफ़ एक्सिस्ट द टाइम अलोकेटेड टाइम स्लाइस फिनिश हो जाएगा तो वो क्या करेगा, थ्रेड को सस्पेंड करेगा, इंटरप्ट करेगा. द शेड्यूलर डज नॉट कंसिडर फ्रॉम विच प्रोसेस अ थ्रेड इज पिक्ड टू रन. शेड्यूलर यहाँ पर वो कंसिडर नहीं करेगा कि कौन सी प्रोसेस से थ्रेड लिया गया है. One additional thing is associated with the user level threads scheduling is the use of the application specific thread scheduler where the urgency of the thread will be explained and the CPU is granted accordingly. यहाँ पर एक और चीज़ है यूज़र लेवल थ्रेड में कि अर्जेंसी ऑफ द थ्रेड जो है वो कंसीडर की जाती है और उसके अकॉर्डिंग उसको CPU ग्रांट किया जाता है. दिस स्कीम इंक्रीज द पैरालिज्म in the parallelism in process where several IO bound threads are available. ये स्कीम में क्या होगा कि जो प्रोसेस पैरेलल चल रही है वो प्रोसेस इंक्रीज होगी where several IO bound threads are available. एक से ज़्यादा IO bound threads अवेलेबल होंगे. नाउ द 8 इज़ मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग. मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में देर आर ऑल्सो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम विथ processes to be scheduled where the scheduling algorithm become even more complex than a single processor system. सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में जो शेड्यूलर होते हैं शेड्यूलिंग प्रॉब्लम्स होती है उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग में. वन शेड्यूलिंग पॉसिबिलिटी इज़ टू यूज़ असिमेट्रिक प्रोसेसिंग. दो तरह की प्रोसेसिंग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम शेड्यूलिंग के लिए, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक. असिमेट्रिक में क्या होगा, वेयर वन ऑफ द प्रोसेसर एंटाइटल्ड एज अ मास्टर सर्वर एंड हैंडल ऑल द शेड्यूलिंग. एक प्रोसेसर को मास्टर सर्वर टाइटल कर दिया, डिक्लेयर कर दिया और वो सारी शेड्यूलिंग को हैंडल करेगा. वो सारी शेड्यूलिंग आईओ प्रोसेसिंग और ऑल अदर सिस्टम एक्टिविटी को हैंडल करेगा while the remaining other processor handle only user codes. और बाकी सारे जो प्रोसेसर्स है वो क्या करेंगे, सिर्फ यूज़र कोड को हैंडल करेंगे. और सेकेंड अप्रोच में क्या है, इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कैन बी सिमेट्रिक प्रोसेसिंग. सिमेट्रिक प्रोसेसिंग अप्रोच को फॉलो करें वेयर ऑल प्रोसेसर हैव अ सिमिलर लेवल. यहाँ पर कोई एक मास्टर सर्वर नहीं है, सारे प्रोसेसर एक ही लेवल पर है, सिमिलर लेवल पर है और शेड्यूलिंग इज़ डन बाय ईच इंडिपेंडेंटली. हर एक का शेड्यूलिंग इंडिपेंडेंटली किया जाता है. शेड्यूलिंग द proceeds by having a scheduler for each processor. हर एक प्रोसेसर के लिए शेड्यूलर होगा that examine the ready queue and select the process to execute. हर एक प्रोसेस के लिए शेड्यूलर होगा और शेड्यूलर क्या करेगा, रेडी क्यू को एग्जामिन करेगा और प्रोसेसेस को रेडी क्यू में से सिलेक्ट करेगा एग्जीक्यूशन के लिए. The ready queue can be separately maintained one by each processor or a common ready queue shared by all the processors. अब यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सेपरेटली हर एक जो प्रोसेसर है हर एक
को सेपरेटली दिया जाए और कॉमन रेडी क्यू जो है वो शेयर की जाए ऑल द प्रोसेसर्स के बीच में। रेडी क्यू कैन बी सेपरेटली मेंटेन, सेपरेटली भी रेडी क्यू को मेंटेन की जा सकती है एक एक प्रोसेसर अलोकेट करके, या तो कॉमन रेडी क्यू रेडी करके वो सारे प्रोसेसर उसको शेयर कर सकते हैं। वह द फर्स्ट सिनारियो, पहला सिनारियो क्या था, रेडी क्यू कैन बी सेपरेटली मेंटेन। उसमें क्या होगा, वन प्रोसेसर बी आइडल विथ एन एम्प्टी क्यू, एक ही प्रोसेसर होगा और विथ एन एम्प्टी क्यू होगा, वाइल अदर प्रोसेसर टू बिजी, और दूसरे प्रोसेसर बहुत बिजी रहेंगे। एक प्रोसेसर आइडल रहेगा विथ एम्प्टी क्यू और दूसरे प्रोसेसर बिजी रहेंगे विथ फुल रेडी क्यू। बट इफ़ अ कॉमन रेडी क्यू इज़, अगर हम दूसरा सिनारियो देखें जहाँ पर कॉमन रेडी क्यू थी, वहाँ पर क्या होगा, ऑल द प्रोसेसेस गो इनटू वन क्यू एंड आर शेड्यूल ऑन टू एनी अवेलेबल रिसोर्सेज। सभी प्रोसेसेस एक ही क्यू में होगी और उनको शेड्यूल किया जाएगा अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग। However, it is important to ensure that no two processors choose the same process. यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, ये इंश्योर करना इम्पॉर्टेंट है कि दो प्रोसेसर एक साथ सेम प्रोसेस को चूज़ ना करें, दैट द प्रोसेसर आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम द क्यू। इससे क्या होगा, प्रोसेसेस जो होगी वो क्यू से लॉस्ट हो जाएगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द टू प्रोसेसर कैन नॉट चूज द सेम प्रोसेस। नियरली ऑल मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दिस सिमेट्रिक शेड्यूलिंग अप्रोच। सिमेट्रिक शेड्यूलिंग अप्रोच को ज़्यादातर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करती है। टिल नाउ चेक योर प्रोग्रेस टू। First is MCQ, true or false, second is MCQ, and third is also true or false. Guess your answers. Now check your answers. Here we have completed unit 6. Now we will see which topics we have covered in unit 6. We have seen process scheduling, then two types of scheduler, then what is scheduling, then we have seen two types of process scheduling policies, and at the end we have seen the scheduling algorithms. I hope you have understood all this. You have understood unit 6. So have a nice day. Goodbye.